दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं अगाथा क्रिस्टी की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। ये जासूसी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसी तरह की एक और कहानी आप पहले हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। उस कहानी का नाम था द फिलोमल कॉटेज। आज की कहानी भी उसी की कैटेगरी की है। कहानी का नाम है SOS, जो कि जैसा आप सब जानते ही हैं एक डिस्ट्रेस सिग्नल है, जिसका फुल फॉर्म है सेव आवर सोल्स, और जो किसी व्यक्ति द्वारा तब भेजा जाता है जब उसे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। SOS। अरे वाह, बढ़िया, मिस्टर डिंसमीड ने तारीफ करते हुए कहा। फिर वो पीछे हटे और गोल मेज को देखकर संतुष्ट हो गए। आग की रोशनी सफ़ेद मेज़पोश, कटलरी और दूसरी चीज़ों पर चमक रही थी। क्या सब कुछ तैयार है? उनकी पत्नी मिसेस डिंसमीड ने हिचकिचाते हुए पूछा। वो एक कमज़ोर सी औरत थीं, जिनका चेहरा बेरंग था, सिर के बाल पीछे की तरफ खींचे हुए थे और वो हमेशा घबराई सी दिखती थीं। उनके पति ने बड़ी खुशी से कहा, सब कुछ तैयार है। वो एक बड़े डील डॉल के आदमी थे, जिनके कंधे झुके हुए थे और चेहरा लाल था। उनकी छोटी छोटी सुअर जैसी आंखें उनकी घनी भौहों के नीचे चमक रही थी और उनकी एक बड़ी सी दाढ़ी थी। मिसेस डिंसमीड ने करीब करीब फुसफुसाते हुए पूछा, क्या नींबू पानी? पति ने सिर हिलाया। चाय, ये हर तरह से बेहतर है। बाहर मौसम तो देखो, कितनी बारिश और हवा चल रही है। ऐसी शाम में रात के खाने के लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने पत्नी की तरफ आंख मारी और फिर से मेज़ को देखने लगे। सुनो, अब अंडे की एक बढ़िया सी डिश, ठंडा कॉर्न्ड बीफ और ब्रेड और चीज़। रात के खाने के लिए मेरा यही ऑर्डर है। तो जाओ और इसे तैयार करो मेरे बच्चों की माँ। शार्लॉट रसोई में तुम्हारी मदद करने के लिए इंतज़ार कर रही है। मिसेस डिंसमीड उठीं और अपनी बुनाई का गोला ध्यान से समेटने लगीं। उन्होंने धीरे से कहा, वो एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली लड़की बन गई है। मैं तो कहती हूँ बहुत प्यारी है। मिस्टर डिंसमीड ने कहा, हाँ, अपनी माँ की हूबहू नकल है वो। तो अब जाओ और ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो। फिर वो 1-2 मिनट तक कमरे में खुद से ही गुनगुनाते हुए टहलते रहे। एक बार खिड़की के पास भी गए और बाहर झांक कर देखा। फिर उन्होंने खुद से कहा, बहुत ही भयंकर मौसम है। आज रात हमारे यहाँ किसी मेहमान के आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। फिर वो भी कमरे से चले गए। करीब 10 मिनट के बाद मिसेस डिंसमीड तले हुए अंडे की एक डिश लेकर आईं। उनकी दोनों बेटियां बाकी का सामान लेकर उनके पीछे थीं। मिस्टर डिंसमीड और उनका बेटा जॉनी सबसे पीछे आए। मिस्टर डिंसमीड मेज़ पर घर के मुखिया की सीट पर बैठ गए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, और अब हम वो प्रार्थना करेंगे, हमें जो कुछ मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, वगैरह वगैरह। और हाँ, उस आदमी का भी ईश्वर भला करे जिसने सबसे पहले डिब्बाबंद खाने के बारे में सोचा होगा। यहाँ आबादी से इतनी दूर, ऐसी सुनसान जगह में रहते हुए हम भला क्या करते अगर हमारे पास समय समय पर खाने के लिए डिब्बाबंद खाना नहीं होता, और ख़ास तौर पर तब जब बूचर अपनी हफ्ते की विजिट को भूल जाता है। फिर उन्होंने बड़ी ही होशियारी से कॉर्न्ड बीफ को काटना शुरू किया। उनकी बेटी मैगडलिन ने चिढ़कर कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि किसने इस तरह के घर को बनाने के बारे में सोचा होगा, ऐसे उजाड़ बियाबान में। यहाँ पर मिलने जुलने के लिए भी दूर दूर तक कोई नहीं है। हाँ, ये तो है, मिलने के लिए तो कोई नहीं है, उसके पिता ने कहा। शार्लॉट बोली, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपने इसे लिया क्यों डैडी। ओह, क्या तुम नहीं समझती मेरी बच्ची। खैर, मेरे अपने कारण थे, मेरे अपने कारण। और फिर उनकी आंखों ने कनखियों से अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन उसने भौहें चढ़ा लीं। शार्लॉट फिर से बोली, और मुझे तो ये घर भूतिया भी लगता है। यहाँ पर अकेले सोने के बारे में सोचकर ही मुझे कंपकपी आती है। पिता ने कहा, ये सब बकवास है। तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है क्या? बोलो। शायद कुछ देखा तो नहीं डैडी, लेकिन क्या? शार्लॉट ने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो थोड़ी कांप गई। तभी बारिश की एक तेज लहर खिड़की के शीशे से टकराई और मिसेस डिंसमीड के हाथ से चम्मच नीचे गिर गया, जो एक जोर की टन की आवाज के साथ ट्रे पर जा गिरा। मिस्टर डिंसमीड ने कहा, क्या तुम घबरा रही हो बच्चों की मम्मी?
घबराओ मत, ये बस एक तूफानी रात है, इतनी सी बात है। चिंता मत करो, हम अपनी आग के पास सुरक्षित हैं और बाहर से कोई भी हमें परेशान करने नहीं आएगा। और अगर कोई आता है तो ये एक चमत्कार होगा, और चमत्कार असली जिंदगी में कभी होते नहीं हैं, समझी? चमत्कार नहीं होते हैं। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक खास, एक अजीब तरह की संतुष्टि थी, और जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, दरवाजे पर अचानक खटखट हुई। मिस्टर डेंसमीड अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गए। अब ये क्या है? वो बुदबुदाए। मिसेस डेंसमीड ने एक सिसकी सी ली और अपनी शॉल को अपने चारों तरफ लपेट लिया। मैगडलिन के चेहरे पर एक रंग सा आ गया और वो आगे झुककर अपने पिता से बोली, आपने कहा था ना डैडी कि चमत्कार नहीं होते। लीजिए, हो गया चमत्कार। अब मेरे ख्याल से दरवाजे पर जो भी है, आपको जाकर उसे अंदर बुला लेना चाहिए। भाग 2। 20 मिनट पहले मॉर्टिमर क्लीवलैंड तेज बारिश और धुंध में खड़ा अपनी कार को देख रहा था। आज वाकई उसकी किस्मत खराब थी। 10 मिनट के अंदर 2 बार उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और वो इस उजाड़ सुनसान इलाके में फंस गया था। विल्टशर के इन खाली मैदानों के बीच रात होने वाली थी और कहीं कोई आसरा नजर नहीं आ रहा था। शॉर्टकट लेने की कोशिश करने का ये नतीजा उसे मिला था। काश वो मेन रोड पर ही रहता। अब वो एक ऐसी जगह में खो गया था जहां मीलों दूर तक कुछ भी नहीं था। उसने हैरान होकर अपने चारों तरफ देखा और फिर उसकी नज़र पहाड़ी की चोटी पर एक रोशनी पर पड़ी। 1 सेकंड बाद ही धुंध ने उस रोशनी को फिर से छुपा दिया, लेकिन धैर्य के साथ इंतजार करने पर जल्दी ही उसे उसकी दूसरी झलक मिली। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद वो अपनी कार को वहीं छोड़कर पहाड़ी की तरफ चल दिया। जल्दी ही वो धुंध से बाहर आ गया और उसने पहचान लिया कि ये रोशनी एक छोटे से कॉटेज की खिड़की से आ रही थी। यानी कम से कम यहाँ पर उसे रात भर के लिए आसरा तो मिल ही सकता था। मॉर्टिमर क्लीवलैंड ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो अपना सिर नीचे झुकाए हुए था ताकि तेज हवा और बारिश से बच सके जो उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। क्लीवलैंड अपने ही तरीके से एक मशहूर व्यक्ति था। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं कि ज्यादातर लोग उसके नाम और उसकी उपलब्धियों से पूरी तरह से अनजान होते। वो मनोविज्ञान का विशेषज्ञ था और उसने अवचेतन मन पर 2 बहुत ही बेहतरीन किताबें लिखी थीं। वो साइकिक रिसर्च सोसाइटी का मेंबर भी था और वो गुप्त विद्याओं का भी अध्ययन करता था, क्योंकि ये उसके अपने नतीजों और रिसर्च की दिशा को प्रभावित करता था। वो अपने स्वभाव से ही वातावरण यानी माहौल के प्रति बहुत ही संवेदनशील था। किसी भी जगह के माहौल को भांप लेने की उसके अंदर अलौकिक क्षमता थी और उसने ट्रेनिंग से अपनी इस प्राकृतिक क्षमता को और भी बढ़ा लिया था। जब वो आखिरकार उस कॉटेज पर पहुंचा और उसने दरवाजे पर खटखटाया तो उसे अचानक एक अजीब तरह का उत्साह और रुचि महसूस हुए, जैसे कि उसकी सारी क्षमताएं अचानक से तेज हो गई हों। अंदर की धीमी आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके दरवाजा खटखटाने पर अचानक अंदर सन्नाटा छा गया। फिर एक कुर्सी के फर्श पर खिसकने की आवाज आई और 1 मिनट बाद करीब 15 साल के एक लड़के ने दरवाजा खोल दिया। क्लीवलैंड ने सीधे उसके कंधे के ऊपर से अंदर के नज़ारे को देखा। अंदर का नज़ारा उसे किसी डच कलाकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग की याद दिला रहा था। सामने एक गोल मेज थी जिस पर खाना लगा हुआ था। एक परिवार उसके चारों ओर बैठा था। 1-2 जलती हुई मोमबत्तियां और चारों तरफ फायरप्लेस की आग की चमक थी। घर का मुखिया यानी पिता एक बड़े डील डॉल का आदमी था जो मेज के एक तरफ बैठा था। उसके सामने एक छोटी डरी हुई सी भूरी औरत बैठी थी। दरवाजे की तरफ क्लीवलैंड को सीधे देखती हुई एक लड़की थी। उसकी डरी हुई आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थीं। उसके हाथ में एक कप था जो उसके होठों तक आधे रास्ते में ही रुक गया था। क्लीवलैंड ने तुरंत देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और बहुत ही असामान्य प्रकार की। उसके लाल सुनहरे बाल उसके चेहरे के चारों तरफ एक धुंध की तरह फैले हुए थे। उसकी आंखें एकदम भूरे रंग की थीं और उसका चेहरा और ठुड्डी एक शुरुआती इटालियन मैडोना की तरह थे। एक पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा।
फिर क्लीवलैंड कमरे में आया और उसने उन लोगों को अपनी समस्या बताई। जब उसने अपनी बात खत्म की तो वहां एक ठहराव सा आ गया जिसे समझना मुश्किल था। आखिरकार जैसे बड़ी कोशिशें करने पर पिता उठे और बोले, अंदर आइए सर। क्या आपने अपना नाम मिस्टर क्लीवलैंड बताया था? जी हाँ, यही मेरा नाम है। हाँ, तो अंदर आइए मिस्टर क्लीवलैंड। बाहर तो मौसम बहुत ही बुरा है ना? आप आग के पास आ जाइए। और जॉनी, तुम दरवाज़ा बंद कर दो, ज़्यादा देर ठंड में मत खड़े रहो। क्लीवलैंड आगे आया और आग के पास एक लकड़ी के स्टूल पर बैठ गया। लड़के जॉनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। घर के मुखिया ने कहा, मेरा नाम डेंसमीड है, ये मेरी मिसेज हैं और ये मेरी 2 बेटियां शार्लॉट और मैगडलीन। ये सब कहते हुए अब वो पूरी तरह से खुश दिखाई दे रहा था। तब पहली बार क्लीवलैंड ने उस लड़की का चेहरा देखा जो उसकी तरफ पीठ करके बैठी थी। ये लड़की एक पूरी तरह से अलग तरीके से अपनी बहन जितनी ही सुंदर थी। इसका रंग बहुत ही गहरा था, संगमरमर जैसी पीली त्वचा, एक नाजुक घुमावदार नाक और एक गंभीर चेहरा। ये एक तरह की जमी हुई सुंदरता थी, सख्त और लगभग दूर रहने वाली। लड़की ने अपने पिता के परिचय को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उसने उसे एक गहरी नज़र से देखा जो ऐसी थी जैसे कुछ जांच कर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की उसका आकलन कर रही हो, अपने निर्णयों के तराजू में उसे तौल रही हो। डेंसमीड ने कहा, आप कुछ पीने के लिए लेंगे मिस्टर क्लीवलैंड? मॉर्टिमर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, एक कप चाय बहुत अच्छी रहेगी। मिस्टर डेंसमीड 1 मिनट के लिए हिचकिचाए, फिर उन्होंने मेज़ से 5 कप एक एक करके उठाए और उन्हें एक बड़े कटोरे में खाली कर दिया। फिर रूखेपन से बोले, ये चाय ठंडी हो गई है, तो मम्मी क्या तुम हमारे लिए थोड़ी और चाय बना दोगी? मिसेस डेंसमीड जल्दी से उठी और चायदानी लेकर अंदर चली गई। मॉर्टिमर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे से बाहर निकलने में वो काफ़ी खुश थी। जल्दी ही ताज़ी चाय आ गई और अनजान मेहमान को खाने की चीज़ें परोसी गईं। मिस्टर डेंसमीड बातें करते गए और करते गए। वो काफ़ी बातूनी किस्म के थे। उन्होंने इस अजनबी को अपने बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने हाल ही में कंस्ट्रक्शन के काम से रिटायरमेंट लिया था और उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमाया था। उन्हें और उनकी पत्नी को थोड़ी गांव की आबो हवा पसंद आई थी क्योंकि वो पहले कभी गांव में नहीं रहे थे। हालांकि ये साल का गलत समय था, अक्टूबर और नवंबर का समय था, लेकिन वे इंतज़ार नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये कॉटेज खरीद लिया था। ये आबादी से 8 मील दूर था और जिस जगह को आप शहर कह सकते थे वहाँ से तो 19 मील दूर था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, लड़कियों को यहाँ थोड़ा नीरस और बोरिंग लगता था, लेकिन वो और माँ यानी बच्चों की माँ शांति का आनंद लेते थे। इसी तरह से वो बातें करते गए और उनकी बातों को सुनते सुनते मॉर्टिमर उनके बात करने के आसान तरीके से लगभग मोहित सा ही हो गया। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले उसे जो एक अजीब सा आभास हुआ था वैसा यहाँ निश्चित रूप से कुछ भी नहीं था। यहाँ तो बस एक सामान्य सा घरेलूपन था, लेकिन फिर भी उस पहली झलक में उसने कुछ और भी महसूस किया था। कुछ तनाव था, कुछ दबाव शायद, जो उन 5 लोगों में से किसी एक की तरफ से आ रहा था। उसे ये नहीं पता था कि किससे, या फिर ये बस उसकी मूर्खता थी, क्या उसकी नसें कमज़ोर हो गई थीं और वो सब लोग उसके अचानक आने से चौंक गए थे। बस इतनी सी ही बात थी। मॉर्टिमर थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसने रात को वहीं पर रुकने की बात कही और उसकी बात का तुरंत स्वागत हुआ। हाँ, आपको हमारे साथ ही रुकना होगा मिस्टर क्लीवलैंड। यहाँ मीलों तक और कुछ भी नहीं है। हम आपको एक कमरा दे सकते हैं और हालांकि मेरा पजामा आपको थोड़ा ढीला हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं से तो ये बेहतर ही होगा और सुबह तक आपके खुद के कपड़े सूख जाएंगे। आपकी बहुत मेहरबानी मिस्टर डेंसमीड। अरे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे मौसम में तो कोई अपने कुत्ते को भी बाहर नहीं निकालेगा। तो चलो मैगडलेन और शार्लॉट, तुम ऊपर जाओ और इनके लिए कमरा ठीक ठाक कर दो। दोनों लड़कियां कमरे से चली गईं। जल्द ही मॉर्टिमर ने ऊपर उनके कदमों की आवाज़ें सुनी। वो बोला, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी 2 आकर्षक जवान लड़कियों को यहाँ ज़रूर नीरस लगता होगा। मिस्टर डेंसमीड ने कहा,
सही कहा आपने। मेरी दोनों ही बेटियां बहुत ही आकर्षक हैं, बेहद सुंदर। अपनी माँ या मुझ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। हम तो एक साधारण से कपल हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। है ना मैगी, ऐसा ही है ना? मिसेस डिंसमीड धीरे से मुस्कुराईं। उन्होंने फिर से अपनी बुनाई शुरू कर दी थी। उनकी सलाइयाँ तेजी से खटखटा रही थीं। वो काफ़ी तेज बुनाई करने वाली महिला थीं। जल्दी ही कमरा तैयार होने की खबर दी गई और मॉर्टिमर ने एक बार फिर से उनको धन्यवाद देते हुए सोने जाने का इरादा जाहिर किया। मिसेस डिंसमीड ने एक अच्छे मेज़बान का कर्तव्य निभाते हुए पूछा, क्या तुमने बिस्तर में गर्म पानी की बोतल रख दी? हाँ माँ, रख दी। बहुत अच्छा, उनके पति ने कहा। तुम दोनों लड़कियां मेहमान के साथ जाओ और देखो कि उनको और कुछ तो नहीं चाहिए। दोनों लड़कियों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ऊपर कमरे में जाकर मैगडलीन खिड़की के पास गई और उसने चेक किया कि कुंडी सही से लगी है या नहीं। शार्लॉट ने वॉश स्टैंड को आखिरी बार देखा। फिर वे दोनों दरवाजे के पास जाकर रुक गईं। गुड नाइट मिस्टर क्लीवलैंड, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं थैंक यू मिस मैगडलीन, माफ़ कीजिएगा मैंने आप दोनों को इतनी तकलीफ दी। गुड नाइट। दोनों लड़कियां बाहर चली गईं और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब मॉर्टिमर अकेला था। वो धीरे धीरे और कुछ सोचते हुए कपड़े बदलने लगा। फिर उसने मिस्टर डिंसमीड का गुलाबी पजामा पहना और अपने गीले कपड़े इकट्ठे करके उन्हें दरवाजे के बाहर रख दिया, जैसा कि उसके मेज़बान ने उससे करने को कहा था। नीचे से उसे अभी भी डिंसमीड की आवाज़ की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। यह आदमी कितना बातूनी था, पूरी तरह से एक अजीब सा व्यक्तित्व। लेकिन क्या सच में इस पूरे परिवार में कुछ अजीब था या ये उसकी कल्पना थी? कपड़े रखकर वो धीरे धीरे कमरे में वापस चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बिस्तर के पास खड़े होकर वो सोच में डूब गया और फिर अचानक वो चौंक पड़ा। बिस्तर के पास जो महोगनी की मेज़ रखी थी वो धूल से ढकी थी और उस धूल में 3 अक्षर लिखे थे जो उसे अब साफ साफ दिखाई दे रहे थे, SOS। मॉर्टिमर ने एक बार फिर से घूरकर उनको देखा, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। ये उसकी सारी अस्पष्ट अटकलों और आशंकाओं की पुष्टि थी, यानी वो सही था। इस घर में कुछ तो गड़बड़ थी। SOS, मदद के लिए एक पुकार। लेकिन धूल में ये किसकी उंगली ने लिखा था? मैगडलीन की या शार्लॉट की? उसे याद आया कि वो दोनों कमरे से बाहर जाने से पहले 1-2 पल के लिए वहां पर खड़ी हुई थीं। तो दोनों में से किसके हाथ ने चुपके से मेज पर जाकर उन 3 अक्षरों को लिखा था? दोनों लड़कियों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आ गए। मैगडलीन का, जो गहरे रंग का और एकदम अलग था, और शार्लॉट का, जिसे उसने पहली बार जब देखा था तो चौड़ी आंखों वाला वो चेहरा थोड़ा चौंका हुआ था, जिसकी नज़रों में कुछ गहराई तक छिपा हुआ लगता था। वो फिर से दरवाजे पर गया और उसने उसे खोला। मिस्टर डिंसमीड की गूंजती हुई आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी। घर में सन्नाटा था। उसने मन ही मन सोचा, आज रात मैं कुछ नहीं कर सकता, कल देखते हैं क्या होता है। भाग 3। सुबह क्लीवलैंड जल्दी उठ गया। लिविंग रूम से होते हुए वो बाहर बगीचे में गया। बारिश के बाद सुबह ताज़ी और खूबसूरत थी और घर का कोई और व्यक्ति भी जल्दी उठा हुआ था। बगीचे के निचले हिस्से में शार्लॉट बाड़ पर झुकी हुई मैदानों की तरफ देख रही थी। जब वो उससे मिलने के लिए नीचे गया तो उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसे शुरू से ही लग रहा था कि वो संदेश शार्लॉट ने ही लिखा था। जब वो उसके पास पहुंचा तो वो मुड़ी और उसने उसे गुड मॉर्निंग कहा। उसकी आंखें एकदम सरल और मासूम दिखाई दे रही थीं। उनमें कोई गुप्त समझदारी का संकेत नहीं था। मॉर्टिमर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह का मौसम कल रात से एकदम अलग है। हाँ, ये तो सच है, लड़की ने कहा। मॉर्टिमर ने पास के एक पेड़ से एक टहनी तोड़ ली। उससे वो अपने पैरों के पास चिकनी रेतीली जगह पर यूं ही कुछ बनाने लगा। उसने पहले एक S बनाया, फिर एक O और फिर से एक S। ऐसा करते हुए वो लड़की को ध्यान से देख रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा कोई भी आभास नहीं मिला कि लड़की उसकी इस हरकत का मतलब समझी हो। फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुम जानती हो कि इन अक्षरों का क्या मतलब है? शार्लॉट ने भौहें सिकोड़ी और बोली, क्या ये वही अक्षर नहीं है
जो जहाज वाले भेजते हैं जब वो किसी मुसीबत में होते हैं? मॉर्टिमर ने सिर हिलाया। हाँ, किसी ने कल रात मेरे बिस्तर के पास मेज पर यह लिखा था। मैंने सोचा शायद ये तुमने किया हो। शार्लॉट ने चौड़ी आंखों से उसे हैरानी से देखा। मैंने? अरे नहीं। ओह, तो इसका मतलब मॉर्टिमर गलत था। निराशा का एक तेज दर्द उसके अंदर से गुजरा। उसे अपने विचार पर कितना यकीन था, कितना यकीन। और ऐसा अक्सर होता नहीं था कि उसका अंतर्ज्ञान उसे ऐसे भटका देता हो। उसने जोर देकर पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ हाँ। वो मुड़े और धीरे धीरे एक साथ घर की तरफ चल दिए। शार्लॉट किसी बात को लेकर चिंतित लग रही थी। वो उसकी कुछ बातों का बड़े ही बेतरतीब ढंग से जवाब दे रही थी। अचानक वो धीमी हड़बड़ाई सी आवाज में बोल पड़ी, ये अजीब है कि आप उन अक्षरों के बारे में पूछ रहे हैं, यानी वो SOS। बेशक मैंने उन्हें नहीं लिखा, लेकिन मैं बहुत आसानी से ऐसा कर सकती थी। असल में मुझे पता है कि ये मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी, इतनी बुरी तरह से डरी हुई थी। और जब आप कल रात आए तो मुझे ये बात किसी चीज़ के जवाब जैसी लगी। मॉर्टिमर ने जल्दी से पूछा, तुम किस बात से डरी हुई हो? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता मतलब? असल में मुझे लगता है कि मेरे डर का कारण ये घर है, और जब से हम यहाँ पर आए हैं ये डर बढ़ता ही जा रहा है। सब लोग किसी न किसी तरह से अलग से दिखने लगे हैं। डैडी, माँ और मैग्डलीन सब अलग लगने लगे हैं। आपको पता है, ऐसा माना जाता है कि ये घर भूतिया भी है। मॉर्टिमर की रुचि अचानक से और भी तेज हो गई। हाँ, यहाँ पर एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, अब से कुछ साल पहले। हमें तो इसके बारे में तब पता चला जब हम यहाँ रहने आ गए थे। डैडी कहते हैं कि ये भूत प्रेत सब बकवास हैं, लेकिन मैं नहीं जानती। मॉर्टिमर अब तेजी से सोच रहा था। उसने व्यावसायिक लहजे में कहा, तुम मुझे ये बताओ, क्या ये हत्या उसी कमरे में हुई थी जिसमें कल रात मैं था? उस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अब हैरानी हो रही है। हाँ, ज़रूर यही बात है। आप ये बताइए मिस डेंसमीड, क्या आपको कभी ऐसा लगा है, कभी कोई ऐसी बात हुई है जिससे आपको ये महसूस हुआ हो कि आप मीडियमिस्टिक हैं, यानी मानसिक रूप से संवेदनशील? शार्लॉट ने उसे घूर कर देखा। वो फिर से बोला, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये बात जानती हैं कि कल रात आपने वो अक्षर SOS लिखे थे। बेशक ये आपसे पूरी तरह से अनजाने में हुआ था। कोई अपराध होता है ना, वो उस जगह के वातावरण या माहौल पर अपनी छाप छोड़ जाता है, ऐसा माना जाता है। और आपके जैसा संवेदनशील दिमाग इस बात से काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। आप उस पीड़ित की भावनाओं और उसके संकेतों को दोहरा रही हैं। कई साल पहले उस औरत ने उस मेज़ पर शायद SOS लिखा होगा और आपने कल रात अनजाने में उसके काम को दोहरा दिया। शार्लॉट का चेहरा चमक उठा। उसने कहा, मैं समझ गई। आपको लगता है कि यही इस बात की एक्सप्लेनेशन है? तभी घर के अंदर से एक आवाज़ ने उसे पुकारा और वो चली गई। मॉर्टिमर बगीचे के रास्ते पर इधर उधर घूमता रहा। क्या वो खुद अपनी व्याख्या से संतुष्ट था? क्या उसका ये एक्सप्लेनेशन उन तथ्यों को कवर करता था जिनको वो जानता था? क्या ये एक्सप्लेनेशन उस तनाव का कारण बताता था जो उसने कल रात घर में घुसने पर महसूस किया था? शायद। लेकिन फिर भी उसे अभी भी अजीब लग रहा था कि उसके अचानक यहाँ आने से कुछ बहुत ही घबराहट जैसी चीज़ पैदा हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे ये मानसिक वाली एक्सप्लेनेशन से बहक नहीं जाना चाहिए। ये शार्लॉट के लिए तो सच हो सकती है, लेकिन घर के बाकी लोगों के लिए नहीं। मेरे आने से ये सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, सिवाय जॉनी के। यहाँ जो भी बात है, ये लड़का जॉनी ज़रूर उससे बाहर है। इस बात का उसे पूरा यकीन था। ये अजीब था कि वो इतना पॉजिटिव क्यों था, लेकिन ये सच था। तभी जॉनी खुद कॉटेज से बाहर आया और मॉर्टिमर के पास आकर बोला, नाश्ता तैयार है, क्या आप अंदर आएंगे? मॉर्टिमर ने इस बात पर ध्यान दिया
कि लड़के की उंगलियां काफी दागदार थीं। जॉनी ने भी उसकी नजरों को अपने हाथों पर महसूस किया और थोड़ा सकपकाए ढंग से हंसते हुए बोला, वो मैं हमेशा केमिकल्स के साथ उलझा रहता हूं ना, इसलिए ये दाग पड़ गए हैं। इससे पिताजी कभी कभी बहुत नाराज हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बिल्डिंग के काम में जाऊं, लेकिन मैं केमिस्ट्री और रिसर्च का काम करना चाहता हूं। तभी मिस्टर डेंसमीड सामने की खिड़की पर नजर आए, मुस्कुराते हुए, और उनको देखते ही मॉर्टिमर का सारा अविश्वास और विरोध फिर से जाग गया। जब वो नाश्ते वाले कमरे में घुसा तो मिसेस डेंसमीड पहले से ही मेज पर बैठी थीं। उन्होंने उसे अपनी बेरंग सी फीकी आवाज में गुड मॉर्निंग कहा, और मॉर्टिमर को फिर से ये महसूस हुआ कि वो किसी न किसी वजह से उससे डरी हुई थी। मैगडलेन सबसे बाद में अंदर आई। उसने धीरे से मॉर्टिमर की तरफ सिर हिलाया और उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसने अचानक पूछा, क्या आप ठीक से सोए? आपका बिस्तर आरामदायक था? मॉर्टिमर ने उसे बहुत ही गंभीरता से देखा, और जब उसने हाँ में उसके सवाल का जवाब दिया तो उसने देखा कि लड़की के चेहरे पर निराशा की एक झलक दौड़ गई। वो उससे क्या सुनने की उम्मीद कर रही थी, उसने सोचा। फिर वो अपने मेज़बान की तरफ मुड़ा और बोला, लगता है आपका ये लड़का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है। चाय का एक कप गिर गया और उससे एक तेज आवाज हुई। पता नहीं क्यों मिसेस डेंसमीड के हाथ से उनका कप गिर गया था। उनके पति ने कहा, अरे मैगी, क्या हुआ? मॉर्टिमर को लगा कि उनकी आवाज में एक चेतावनी थी। वो अपने मेहमान की तरफ मुड़े और फिर बड़े ही आत्मविश्वास से बिल्डिंग के व्यापार के फायदों के बारे में बताने लगे, और साथ ही ये भी कि कैसे छोटे लड़कों को जो चाहे वो करने की आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। नाश्ते के बाद मॉर्टिमर अकेला बगीचे में चला गया और सिगरेट पीने लगा। ये साफ था कि अब उसे कॉटेज से जाना होगा। एक रात के लिए यहाँ आसरा लेना एक अलग बात थी, लेकिन बिना किसी अच्छे बहाने के अब इस बात को आगे और बढ़ाना मुश्किल था, और उसके पास ऐसा कोई बहाना था नहीं। लेकिन फिर भी वो वहां से जाने से हिचकिचा रहा था। इसी बात को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हुए वो यूं ही उस रास्ते पर चल दिया जो घर के दूसरी तरफ जाता था। उसके जूते क्रेप रबर के सोल वाले थे और उनसे बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही थी। जब वो रसोई की खिड़की के पास से गुजर रहा था तो उसने अंदर से डेंसमीड की आवाज सुनी, और उसकी बात ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। ये तो काफी अच्छी रकम है, ये कहने वाले थे मिस्टर डेंसमीड। फिर मिसेस डेंसमीड ने कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मॉर्टिमर को वो शब्द सुनाई नहीं दिए। उसके बाद फिर से डेंसमीड का जवाब आया, करीब 60,000 पाउंड वकील ने बताया है। मॉर्टिमर का इन लोगों की जासूसी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस बातचीत को सुनने से वो खुद को रोक नहीं पाया। पैसे का जिक्र आते ही अब स्थिति उसके सामने साफ होने लगी। कहीं ना कहीं पर 60,000 पाउंड का सवाल था। इससे अब बात थोड़ी ज्यादा साफ हो गई थी और ज्यादा भयानक भी। तभी मैगडलेन घर से बाहर आई, लेकिन तुरंत ही उसके पिता की आवाज ने उसे अंदर वापस बुला लिया। थोड़ी देर बाद डेंसमीड खुद आकर मेहमान के साथ चलने लगे। उन्होंने खुशी भरे स्वर में कहा, आज तो बहुत ही अच्छी सुबह है। मुझे उम्मीद है कि आपकी कार खराब नहीं हुई होगी। ओह, ये जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ से कब जा रहा हूँ, मॉर्टिमर ने मन ही मन सोचा। ऊपर से उसने मिस्टर डेंसमीड का उसकी मदद करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद किया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। तभी मैगडलेन और शार्लॉट एक साथ घर से बाहर आईं और हाथ में हाथ डाले थोड़ी दूर पर एक बेंच पर जाकर बैठ गईं। उन दोनों के दो अलग अलग रंग, एक गहरा और एक सुनहरा, एक साथ एक बड़ा ही सुखद दृश्य बना रहे थे। मॉर्टिमर ने अचानक से कहा, आपकी दोनों बेटियां बहुत ही अलग हैं मिस्टर डेंसमीड। मिस्टर डेंसमीड जो अपनी पाइप जला रहे थे, उनकी कलाई को एक तेज झटका लगा और उनके हाथ से माचिस नीचे गिर गई। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, ठीक है, अलग तो वो हैं ही। मॉर्टिमर के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने बड़े ही सहज स्वर में कहा, लेकिन बेशक वो दोनों आपकी बेटियां नहीं हैं, है ना? मिस्टर डेंसमीड ने अजीब सी नजरों से उसे देखा, एक पल के लिए हिचकिचाए, और फिर उन्होंने अपना मन बना लिया और बोले, आप बहुत ही चालाक हैं सर। लेकिन सही कहा आपने,
उनमें से एक लड़की लावारिस है। हमने उसे गोद लिया है और उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। उसे अभी तक इस सच्चाई का जरा सा भी अंदाजा नहीं है, लेकिन उसे जल्द ही जानना होगा। ये कहकर उन्होंने एक आह भरी। मॉर्टिमर ने धीरे से पूछा, क्या ये विरासत का मामला है? अब डेंसमीड ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। फिर उन्होंने तय किया कि खुलकर बात करना सबसे अच्छा रहेगा, और इसीलिए उनका तरीका आक्रामक रूप से खुला और स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा, ये बहुत ही अजीब बात है कि आप ये सब कह रहे हैं सर। असल में ये टेलीपैथी का मामला है, मॉर्टिमर ने कहा और मुस्कुराया। मिस्टर डेंसमीड बोले, बात ऐसी है सर कि हमने उसे उसकी माँ की मदद करने के लिए गोद लिया था। उस समय मैं बिल्डिंग का अपना बिजनेस शुरू ही कर रहा था। फिर अभी कुछ महीने पहले मैंने अखबारों में एक विज्ञापन देखा और मुझे लगा कि जिस बच्चे के बारे में उसमें बात हो रही थी वो हमारी मैगडलिन ही होनी चाहिए। मैं वकीलों से मिलने गया और वहाँ बहुत सारी बातें हुईं। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात पर संदेह था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। मैं खुद अगले हफ्ते लड़की को लंदन लेकर जा रहा हूँ। उसे अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके पिता एक अमीर यहूदी थे। उन्हें अपनी मौत से कुछ महीने पहले ही अपनी बेटी के होने का पता चला। तब उन्होंने उसे खोजने के लिए कुछ एजेंट लगा दिए और ऐसा इंतज़ाम किया कि जब वो मिल जाए तो उनका सारा पैसा उस बच्ची को मिल जाए। मॉर्टिमर ने सारी बातें ध्यान से सुनी। मिस्टर डेंसमीड की कहानी पर शक करने का कोई कारण नहीं था, और इसी बात से मैगडलिन की गहरी रंगत और उसके अलग स्वभाव का कारण भी शायद समझ में आ जाता था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस कहानी के पीछे अभी कुछ और भी था, कुछ छुपा हुआ जिसे उजागर नहीं किया गया था। लेकिन वो किसी भी तरह से मिस्टर डेंसमीड के दिमाग में कोई संदेह पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है मिस्टर डेंसमीड। मैं मिस मैगडलिन को बधाई देता हूँ। वो बेहद खूबसूरत भी हैं और एक बड़ी दौलत की मालकिन भी, तो उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। पिता ने गर्मजोशी से सहमति जताई। हाँ, ये तो है, और वो एक बहुत ही अच्छी लड़की भी है मिस्टर क्लीवलैंड। उनकी आवाज़ में सच्ची गर्मजोशी थी। मॉर्टिमर ने कहा, तो ठीक है मिस्टर डेंसमीड, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। आपने मेरी जो मदद की उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर वो मिसेस डेंसमीड को अलविदा कहने के लिए घर के अंदर चला गया। वो खिड़की के पास खड़ी हुई थी और उनकी पीठ मॉर्टिमर की तरफ थी। वो अपने ख्यालों में इतनी खोई थी कि उन्होंने उसके अंदर आने की आहट भी नहीं सुनी। जब उनके पति ने खुशी भरे स्वर में कहा, मिस्टर क्लीवलैंड तुम्हें अलविदा कहने आए हैं मैगी, तब वो घबराकर चौंकी और तेजी से मुड़ी और उनके हाथ में जो चीज़ थी वो नीचे गिर गई। मॉर्टिमर ने उसे उठाकर उन्हें दे दिया। ये शार्लॉट की एक मिनिएचर पेंटिंग थी जो करीब 25 साल पहले के स्टाइल में बनाई गई थी। मॉर्टिमर ने मिसेस डेंसमीड को भी धन्यवाद दिया, और ऐसा करते हुए उसने देखा कि उनके चेहरे पर अभी भी कल रात वाला ही डर छाया हुआ था और वो झुकी नज़रों से अपने पति को देख रही थीं। दोनों लड़कियां वहां पर दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन ये मॉर्टिमर की नीति का हिस्सा नहीं था कि वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक दिखाई दे, और साथ ही उसके मन में एक विचार भी पक रहा था जो जल्दी ही सही साबित होने वाला था। वो घर से करीब आधा मील दूर अपनी कार की तरफ जाने वाली सड़क पर चलता गया, और फिर एक जगह पर रास्ते के किनारे की झाड़ियों को हटाकर अचानक मैगडलिन उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा, मुझे आपसे मिलना ज़रूरी था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मॉर्टिमर ने कहा, मैं भी तुम्हारे आने की ही उम्मीद कर रहा था। कल रात को मेरे कमरे की मेज़ पर वो SOS तुमने ही लिखा था, है ना? जी हाँ। लेकिन क्यों? लड़की एक तरफ मुड़ी और एक झाड़ी से पत्ते तोड़ने लगी। वो तो मुझे नहीं पता सर, सच में मुझे नहीं पता। डरो मत बच्ची, मुझे बताओ। मैगडलिन ने गहरी सांस ली और बोली, मैं एक व्यावहारिक इंसान हूँ जो चीज़ों की कल्पना नहीं करती या उनके बारे में सोचती नहीं। मुझे पता है कि आप भूतों और आत्माओं में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। और जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उस घर में कुछ बहुत गलत है, तो मेरा मतलब ये है
कि सॉलिड रूप से कुछ गलत है, कोई भूत प्रेत या आत्मा नहीं। और ये सिर्फ अतीत की कोई गूंज नहीं है, ये तब से बढ़ता जा रहा है जब से हम वहां आए हैं। हर दिन ये और बुरा होता जा रहा है। सब कुछ बदल गया है। डैडी बदल गए हैं, माँ बदल गई हैं, शार्लॉट बदल गई है। मॉर्टिमर ने उसे बीच में ही टोका। क्या जॉनी भी बदल गया है? मैगडलिन ने उसकी आंखों में देखा। अब जब आपने पूछा है और मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जॉनी नहीं बदला है। वो अकेला है जो इन सारी बातों से अछूता है। कल रात चाय पर भी वो इन सब बातों से अछूता ही था। और तुम? मॉर्टिमर ने पूछा। मैं डरी हुई थी, बहुत ही भयानक रूप से, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिना ये जाने कि मैं डर किस बात से रही हूँ। और डैडी, वो बहुत ही अजीब थे, बहुत ही अजीब। उन्होंने चमत्कारों के बारे में बात की कल। और आपको पता है, उस पल मैंने मन ही मन एक प्रार्थना की, ईश्वर से सच में एक चमत्कार के लिए प्रार्थना की। और पता है क्या, ठीक उसी पल आपने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। इतना कहकर वो चुप हो गई और मॉर्टिमर को घूरने लगी। मुझे लगता है कि शायद आप मुझे पागल समझ रहे होंगे। बिल्कुल नहीं बच्ची, इसके विपरीत तुम बहुत ही समझदार हो। सभी समझदार लोगों को खतरे का पूर्वाभास हो जाता है, अगर वो शक्ति उनके पास हो। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं डर रही थी। तो फिर किसके लिए डर रही थी? वो मुझे नहीं पता। जब मैंने वो SOS लिखा तो वो भी बस अचानक यूं ही लिख दिया, एक झटके में। मेरे मन में एक विचार आया था। बेशक वो विचार काफी बेतुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वे मुझे आपसे बात नहीं करने देंगे। मेरा मतलब है मेरे घर वाले। और मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या करने के लिए कहने वाली थी। अभी भी मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम करूंगा। लेकिन क्या काम? क्या करेंगे आप? और मुझे क्या काम है? मॉर्टिमर थोड़ा मुस्कुराया। मैं सोचूंगा, और सोचने से बहुत कुछ किया जा सकता है, जितना कि तुम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अच्छा मुझे ये बताओ, कल शाम खाने से ठीक पहले कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाक्य था जिसने तुम्हारा ध्यान खींचा था? मैगडलिन कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। बस मैंने डैडी को माँ से शार्लॉट के बारे में कुछ कहते सुना था कि वो उनकी हूबहू नकल है, और फिर वो एक बहुत ही अजीब तरीके से हंसे थे। लेकिन इस बात में तो कुछ अजीब नहीं है ना? मॉर्टिमर धीरे से बोला। नहीं, सिवाय इसके कि शार्लॉट तुम्हारी माँ जैसी नहीं है। फिर वो 1 या 2 मिनट तक सोच में डूबा रहा। मैगडलिन उसी की तरफ देख रही थी। वो बोला, अब तुम घर जाओ बच्ची, और बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। लड़की चुपचाप कॉटेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर चली गई। मॉर्टिमर थोड़ी देर टहलता रहा और फिर हरी घास पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, सचेत विचार या प्रयास से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया, और एक के बाद एक तस्वीरों को अपने दिमाग में उसने आने दिया। बहुत सारी तस्वीरें उसके जहन में तैर रही थीं, लेकिन बार बार उसका ध्यान घूम फिर कर जॉनी पर केंद्रित हो जा रहा था। जॉनी पूरी तरह से मासूम, संदेह और साजिश के सारे जालों से पूरी तरह से मुक्त, लेकिन फिर भी वो केंद्र बिंदु था जिसके चारों तरफ सब कुछ घूम रहा था। उसे उस सुबह नाश्ते में मिसेस डिंसमीड के कप का उनकी प्लेट पर गिर जाना याद आया। उनकी घबराहट का क्या कारण था? उसने तो लड़के की केमिस्ट्री में रुचि के बारे में एक सामान्य सा जिक्र किया था, तो फिर वो उस बात से इतना घबरा क्यों गई थी? और उस समय मॉर्टिमर ने मिस्टर डिंसमीड पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उस दृश्य की फिर से कल्पना करते हुए वो उनको साफ साफ देख रहा था, जिस तरह से वो वहां बैठे थे। उनका चाय का कप उनके होठों तक आधे रास्ते में ही रुक गया था, और ये विचार उसे फिर से शार्लॉट की तरफ ले गया, जैसा कि उसने कल रात दरवाज़ा खुलने पर उसे देखा था। उसके हाथ में भी चाय का कप था, जो कि उसके मुंह से बस कुछ ही दूरी पर था। उसी के ऊपर से वो उसे घूर रही थी। और इसके बाद उसे तेजी से एक चीज़ की और याद आई, मिस्टर डिंसमीड का एक एक करके चाय के कपों को खाली कर देना और ये कहना कि ये चाय ठंडी है। उसे वो भाप याद आई जो उस चाय से उठ रही थी। क्या चाय वाकई में इतनी ठंडी थी?
उसके दिमाग में कुछ हिलने लगा। कुछ ऐसा पढ़ने की याद कौंधी जो बहुत ज्यादा पहले नहीं, शायद 1 महीने के अंदर ही कुछ हुआ था। कहीं कोई खबर छपी थी, शायद अखबार में। एक पूरे परिवार के एक लड़के की लापरवाही से जहर खाने का कुछ विवरण था। पेंट्री में रखे आर्सेनिक जहर का एक पैकेट नीचे रखी ब्रेड पर रिस गया था। उसने इस खबर को अखबार में ही पढ़ा था। शायद मिस्टर डेंसमीड ने भी इसे पढ़ा होगा। और फिर मॉर्टिमर के दिमाग में सारी चीजें साफ होने लगीं। आधे घंटे बाद वो तेजी से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कॉटेज में एक बार फिर से शाम का समय था। आज की रात खाने में तले हुए अंडे थे और ब्रॉन का एक टिन था। थोड़ी देर बाद मिसेस डेंसमीड एक बड़ी सी केतली लेकर रसोई से वहां आई। परिवार मेज के चारों तरफ अपनी जगह पर बैठ गया। मिसेस डेंसमीड ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, पिछली रात के मुकाबले मौसम कितना अलग है आज। मिस्टर डेंसमीड ने कहा, हाँ, आज रात तो इतनी शांति है कि आप पिन गिरने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो अब मम्मी चाय डालो। मिसेस डेंसमीड ने कप भरे और उन्हें मेज पर रखा, और फिर जैसे ही उन्होंने केतली को नीचे रखा, उनके मुंह से एक छोटी सी चीख निकली और उन्होंने अपना हाथ अपने सीने पर दबा लिया। मिस्टर डेंसमीड उनकी डरी हुई आंखों का पीछा करते हुए अपनी कुर्सी से घूम गए और उन्होंने देखा कि मॉर्टिमर क्लीवलैंड फिर से उनके दरवाजे पर खड़ा था। वो तेजी से अंदर आया और उसने माफ़ी मांगने वाले अंदाज में कहा, शायद मैंने आपको चौंका दिया, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ चाहिए था जिसके लिए मुझे वापस आना पड़ा। कुछ चाहिए था जिसके लिए वापस आना पड़ा? क्या चाहिए था तुम्हें? मिस्टर डेंसमीड जोर से चिल्लाए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मॉर्टिमर ने बड़े ही आराम से कहा, थोड़ी चाय। और फिर उसके हाथों ने तेजी से हरकत की। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और मेज से चाय के एक कप को उठाकर उसमें से थोड़ी सी चाय उस छोटी सी टेस्ट ट्यूब में खाली कर दी जो उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ रखी थी। ये तुम क्या कर रहे हो? कहते कहते मिस्टर डेंसमीड हाँफने लगे। अब उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। गुस्से का सारा लाल रंग जैसे जादू से गायब हो गया था। मिसेस डेंसमीड के मुंह से एक और चीख निकली। मॉर्टिमर ने कहा, मेरे ख्याल से आप अखबार तो पढ़ते ही होंगे मिस्टर डेंसमीड। मुझे पूरा यकीन है कि आप पढ़ते हैं। कभी कभी कोई ऐसी खबर आती है कि किसी पूरे परिवार ने जहर खा लिया। अब उनमें से कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ नहीं बच पाते। इस केस में बस एक नहीं बचेगा। जो पहली एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, यानी जहर का जो पहला कारण बताया जाएगा, वो होगा डिब्बा बंद ब्रॉन। लेकिन अगर डॉक्टर संदेह करने वाला शक्की टाइप का आदमी हो जो डिब्बा बंद खाने की थ्योरी से आसानी से बेवकूफ़ ना बने, तो क्या होगा? तो उसके लिए दूसरा कारण है। आपकी पेंट्री में आर्सेनिक जहर का एक पैकेट है। उसके नीचे की शेल्फ पर चाय का पैकेट रखा है। ऊपर के शेल्फ में एक सुविधाजनक छेद है। तो फिर स्वाभाविक है कि यह मान लिया जाएगा कि आर्सेनिक गलती से उस चाय में चला गया और आपके बेटे जॉनी को इस लापरवाही के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। बस, और कुछ नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। कहते कहते मिस्टर डेंसमीड हाँफने लगे। मॉर्टिमर ने दूसरा चाय का कप उठाया और उसमें से एक दूसरी टेस्ट ट्यूब को भर लिया। फिर बोला, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर उसने एक टेस्ट ट्यूब पर लाल लेबल लगा दिया और दूसरी पर नीला। ये लाल लेबल वाली आपकी बेटी शार्लॉट के कप की चाय है और नीले लेबल वाली मैगडेलिन के कप की। मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं कि शार्लॉट वाली चाय में मुझे मैगडेलिन वाली से 4 या 5 गुना ज्यादा आर्सेनिक मिलेगा। तुम पागल हो तुम। अरे नहीं मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। आज सुबह आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ बताया था। अब उस समय आपके शब्द तो कुछ और कह रहे थे, लेकिन जो असली बात थी मैंने उसे पकड़ ही लिया और मैं उस बात को समझ पाया। ये भी आप ही की मेहरबानी का नतीजा है। आपके हाव भावों ने मुझे वो सारी बात समझाई
और उन्हीं से मुझे पता चला कि मैग्डलेन आपकी बेटी है। शार्लोट वो बच्ची है जिसे आपने गोद लिया था, वो बच्ची जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, इतनी ज्यादा कि जब मैंने आज अपने हाथ में उस माँ की एक छोटी सी तस्वीर उठाई तो मैंने उसे शार्लोट की ही तस्वीर समझ लिया। और उस बच्ची शार्लोट को जो दौलत विरासत में मिलने वाली थी, आपने इस बात का पूरा इंतजाम किया कि वो आपकी अपनी बेटी मैग्डलेन को मिले। और शार्लोट को मार डालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसकी शक्ल अपनी माँ से इतनी मिलती जुलती है, और अगर उसकी माँ को जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसे कभी देख लेता तो वो उसकी सच्चाई को तुरंत समझ जाता। और इसीलिए आपने चाय के कप में थोड़ा सा आर्सेनिक डालने का फैसला किया। क्यों, सही कहा ना मैंने? मिसेस डेंसमीड के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और वो हिस्टीरियाई अंदाज में आगे पीछे हिलने लगी। फिर वो चिल्लाई, चाय, इन्होंने यही कहा था, नींबू पानी नहीं चलेगा। उनका पति गुस्से से दहाड़ा, अरे पागल औरत, अपनी जुबान बंद रखेगी कि नहीं? मॉर्टिमर ने देखा कि शार्लोट मेज के उस पार से अपनी आंखें चौड़ी करके हैरानी से उसे ही देख रही थी। फिर उसे अपनी बाह पर एक हाथ महसूस हुआ और मैग्डलेन उसे घसीटकर सब लोगों से दूर ले गई। उसने उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे पिता के खिलाफ सबूत हैं आपके पास, लेकिन मेरे पिता। मॉर्टिमर ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और बोला, देखो मेरी बच्ची, तुम अतीत में विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं करता हूँ। मैं इस घर के माहौल में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारा पिता यहाँ नहीं आया होता तो शायद उसने ये प्लानिंग नहीं बनाई होती जो उसने अभी बनाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को अब और आगे भी शार्लोट की सुरक्षा के लिए हमेशा अपने पास रखूंगा, और इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करूंगा उस हाथ के लिए आभार में जिसने SOS लिखा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।